आरो बेटा देखना ये फोटो, लड़की कितनी सुंदर और प्यारी दिख रही है। इसके घर वालों के बारे में पंडित जी ने बताया, बड़े संस्कारी लोग हैं, लड़की भी पढ़ी लिखी है। मुझे तो लगता है तुम दोनों की जोड़ी बिल्कुल परफेक्ट रहेगी। मम्मी मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि मेरी शादी को लेकर बस मेरी एक ही डिमांड है, लड़की सुंदर होने के साथ साथ जॉब भी करने वाली होनी चाहिए। बेटा सब कुछ किसी एक इंसान में मिलना इतना आसान नहीं होता। साथ ही बेटा तू ये भी समझ ले, अगर लड़की जॉब करने वाली होगी तो वो घर पर समय कम दे पाएगी। उसके लिए घर वालों से ज्यादा उसका करियर इंपॉर्टेंट होगा। इसलिए मैं तो कहती हूँ घरेलू लड़की ही ठीक रहेगी, बाकी तू देख ले। मम्मी आजकल टाइम बदल गया है, मुझे ऐसा पार्टनर नहीं चाहिए जो अपनी हर जरूरतों के लिए मुझ पर आश्रित रहे, बल्कि मुझे ऐसा पार्टनर चाहिए जो मेरे बराबर में खड़ी रहे, पैसा भी कमाए, साथ में फैमिली की जिम्मेदारी भी निभाए। ठीक है बेटा, मैं तुम्हारी बात समझ गई। तो ये वाली फोटो देख, लड़की सुंदर होने के साथ साथ कमाती भी है। तो कहे तो बात आगे बढ़ाऊं। दूसरी तरफ नेहा और उसके पापा राजेश भी लड़की की फोटो देख रहे थे। नेहा बेटा देखिए 5-7 लड़कों की फोटोज है, सब अच्छे घर के हैं, बता तुझे कौन सा लड़का पसंद है। पापा फोटो देखकर तो कुछ समझ में नहीं आता। आप ऐसा करिए, ये बताइए कौन सा लड़का कितना कमा रहा है। मेरे लिए सबसे जरूरी यही बात है जानना। अरे बेटा सिर्फ पैसे से सब नहीं चलता, इंसान का स्वभाव, उसका परिवार, ये भी देखना पड़ता है। पापा मैं खुद बैंक में जॉब कर रही हूँ, अपनी लाइफ अपने दम पर जी रही हूँ। मुझे ऐसा पति चाहिए जो मुझसे ज्यादा कमाता हो, मेरी फ्रीडम को समझे और मोस्ट इम्पोर्टेंट जो मेरी ख्वाहिशों को पूरी कर सके। अच्छा तो ये वाला लड़का देख, इसका नाम आरव है, बैंगलोर में IT कंपनी में काम करता है, 1.5-2 लाख महीना कमा लेता है, परिवार भी ठीक ठाक है। फिर तो आप बात आगे बढ़ाइए पापा, मुझे बस यही चाहिए कि लड़का फाइनेंशियली स्ट्रांग हो, बाकी चीजें तो मैं बाद में मैनेज कर लूंगी। तो आजकल के बच्चों को समझना बहुत नामुमकिन है। दोनों परिवार आपस में बात करते हैं। बेटा जिस लड़की की फोटो दिखाई थी ना तुझे, उसके घर वाले अगले हफ्ते मुलाकात के लिए आ रहे हैं। ठीक है मम्मी, अच्छी बात है। वैसे तुमने सही से पता किया था ना, लड़की पढ़ी लिखी और नौकरी करने वाली तो है ना? अरे हाँ बेटा, सुना है बैंक में जॉब करती है। ओहो, तब तो ये रिश्ता बिल्कुल परफेक्ट है। नेहा के घर पर। नेहा बेटा आरव के घर वाले मुलाकात के लिए तो राजी हो गए, अगले हफ्ते चलकर देख लेते हैं, सब कुछ ठीक रहा तो बात पक्की कराएंगे। ठीक है पापा, आपको जो सही लगे आप करो, मुझे बस इतना चाहिए कि उन लोगों को मेरी नौकरी को लेकर कोई दिक्कत ना हो। अरे नहीं बेटा, उन्हें भी नौकरी करने वाली बहू ही चाहिए। तो फिर ठीक है पापा, मेरी तरफ से तो अभी से ही हाँ कर दो। दोनों परिवार आपस में मिलते हैं और रिश्ता पक्का हो जाता है। हेलो नेहा जी, मैं आरव बोल रहा हूँ। आपसे पहली बार बात हो रही है तो थोड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं अच्छा भी लग रहा है। हाँ आरव, तुमने बिल्कुल ठीक कहा, मेरा भी यही हाल है, नर्वसनेस भी है और एक्साइटमेंट भी। लेकिन अच्छा है कि आखिरकार हमारी बातचीत। उसी शाम दोनों एक दूसरे का सोशल मीडिया चेक करते हैं। मैंने आपका प्रोफाइल देखा, आप काफी सोशल लगती हैं, हर फोटो में आपका कॉन्फिडेंस साफ झलकता है। सच कहूं तो मुझे आपकी ये क्वालिटी काफी पसंद आई। मैंने भी आपका अकाउंट देखा, 5K फॉलोअर्स, नॉट बैड। मानना पड़ेगा भाई आपको। अच्छा, तो आपने मेरा पूरा सोशल मीडिया चेक कर लिया। बस अपना टशन थोड़ा अलग है। अच्छा आरव जी, ये टशन शादी के बाद भी कंटिन्यू रहने वाली है ना? कुछ दिनों बाद दोनों की शादी हो जाती है। शादी के कुछ रस्मों के दौरान। नेहा बेटा थोड़ा अपना सर ढक ले, पड़ोस वाले सब देख रहे हैं ना, थोड़ा ध्यान से रहे सबके सामने, यो बार बार पल्लू गिर जाए शोभा थोड़ी ना देता है। हाँ मम्मी जी मैं कर रही हूँ, पर आदत नहीं है ना, इसलिए बार बार पल्ला स्लीप हो जा रहा है। सच में मैं जानबूझकर कुछ नहीं कर रही हूँ, पर पता नहीं कैसे। अरे बेटा इतना घबरा क्यों रही है, ऐसा करो साइड पर ना थोड़ा पिन लगा दो, बस इससे ना पल्ला नहीं गिरेगा। अरे ससुराल में तो ये सब सीखना ही पड़ेगा, धीरे धीरे करके सब ठीक हो जाएगा। ठीक है मम्मी जी, मैं अपने कमरे में जाकर पिन लगा कर आती हूँ, आगे से ध्यान भी रखूंगी। नेहा कमरे में जाकर आरव से कहती है, देखो आरव, तुम्हारी फैमिली के ये सारे ड्रामे मुझसे नहीं होंगे। अभी के लिए तो मैं कर रही हूँ, पर मुझसे ज्यादा उम्मीदें रखना सही नहीं है, क्योंकि मैं हमेशा ऐसे नहीं रह सकती। अभी बाहर मेहमान बैठे हैं, इसलिए जितना कर सकती हूँ उतना एडजस्ट कर रही हूँ। तुम समझ रहे हो ना, ये सब मेरे लिए आसान नहीं है। हाँ नेहा, मैं समझता हूँ, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। अभी घर में शादी का माहौल है, घर मेहमानों से भरा पड़ा है, तो सबका आदर करना जरूरी है। आरव मैं कोशिश कर रही हूँ, पर बार बार टोका टोकी और दबाव सही नहीं है। मैंने आज तक अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर जी है, और अचानक से ये सब।
कुछ दिनों बाद नेहा ऑफिस के लिए तैयार हो रही थी। महेश और सुनीता अचानक गांव जाने का प्लान बना लेते हैं। नेहा बेटा, जल्दी से काम कर दो, हमें अचानक गांव जाना पड़ रहा है, तो फटाफट से खाना बना दो बेटा। पापा जी, मैं तो ऑफिस जा रही हूँ, मुझे लेट हो रहा है। आज मेरी प्रेजेंटेशन है, अगर समय पर नहीं गई तो गड़बड़ हो जाएगी। अभी तो मैं चाहकर भी आप दोनों के लिए खाना नहीं बना सकती। क्या तुम इतना सा काम भी नहीं कर सकती? नहीं मम्मी जी, मैं ऑफिस जा रही हूँ। मेरी ऑफिस की जिम्मेदारी भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी घर की। अगर आप कहें तो मैं आप लोगों के लिए ऑनलाइन खाना मंगवा देती हूँ। मम्मी जी, एक बात और, मैं बार बार ये रोटी पानी का काम नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे सुबह जल्दी ऑफिस जाना होता है। मैं ऐसा करती हूँ, घर में एक काम वाली बाई लगवा देती हूँ, जो रोज सुबह शाम आकर खाना भी बना देगी और साफ सफाई भी कर देगी। ना मुझे परेशानी ना आपको। बेटा, साफ सफाई तो ठीक है, पर क्या रसोई घर का काम भी नौकरानी करेगी? ये सारे काम तो बहू बेटियों के होते हैं। पापा जी, मुझसे ना ये रोटी पानी का काम नहीं होगा। मैं अकेली घर संभालूं कि ऑफिस संभालूं? मैं दोनों में से एक ही चीज संभाल सकती हूँ। और पापा जी, इतनी बहस किस बात के लिए? क्या अब आप लोगों को जाने में देर नहीं हुई है? छोड़िए जी, इसे मुंह मत लगाइए। इतनी देर में तो रोटियां ही बना लेती। इसने तो बस जबान चलाने की डिग्री ले रखी है, घर चलाना इसके बस की बात नहीं है। आपको जो कहना है कहो, मैं चली, मुझे देर हो रही है। दोनों ही उदास निगाहों से नेहा को जाते हुए देखते रहते हैं। कुछ दिन बाद सुनीता बीमार पड़ जाती है। नेहा बेटा, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तुम 2-3 दिन ऑफिस से छुट्टी ले लो। मुझे डॉक्टर के पास भी जाना है, तो साथ में चलना, थोड़ी सहूलियत हो जाएगी। मम्मी जी, मैं ऑफिस से छुट्टी तो बिल्कुल भी नहीं ले सकती। आपको पता है ना, मैं बैंक में काम करती हूँ। अगर अचानक से मैंने छुट्टी ले ली तो सारे काम फंस जाएंगे। ठीक है, पर मैं अकेली डॉक्टर के पास भी नहीं जा सकती। वहां साथ में तो आओगी ना? मम्मी जी, आप ऐसा करो, आप मेरे साथ मेरे ऑफिस तक चलो। डॉक्टर का क्लिनिक बस पास में ही है, मैं दिखा दूंगी और फिर वहां से आप ऑटो से घर वापस आ जाना। देखो नेहा, तुम्हें यह समझना होगा कि ऑफिस के साथ साथ घर भी तुम्हारे लिए उतना ही जरूरी है। तुम्हें घर और ऑफिस दोनों में बैलेंस बनाना पड़ेगा। सिर्फ नौकरी पर ध्यान देना आसान है, लेकिन तुम कुशल गृहिणी तभी बन पाओगी जब काम के साथ परिवार को भी संभालना सीख लोगी। पापा जी, मैं आपकी बात समझ रही हूँ, लेकिन मैं अपना काम नहीं छोड़ सकती। आपको भी समझना होगा, कभी अचानक रोटी चाहिए होती है, कभी मम्मी जी की तबीयत खराब हो जाती है, कभी कोई और काम आ जाता है। हमेशा कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। इसी वजह से मैंने घर में मेड रखवाई थी, ताकि मेरा हाथ बढ़ सके। लेकिन फिर भी आज जब मम्मी जी बीमार पड़ी तो सिर्फ मुझसे ही उम्मीद की जा रही है। पापा जी, आप भी तो उन्हें डॉक्टर के पास ले जा सकते हैं ना, या फिर आरव ले जाए। हर बार मेरी ही जिम्मेदारी क्यों बनती है? महेश चुप रह जाता है, कुछ नहीं बोलता। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। एक दिन आरव का मूड ठीक रहता है और वो घर में काम लगवाने की बात करता है। नेहा, क्यों ना हम अपने घर का रेनोवेशन करवाएं? मेरे पास कुछ सेविंग्स है और तुमने भी कुछ सेविंग्स तो की होगी, तुम्हारे पास भी कुछ बचत होगी। हाँ आरव, सेविंग्स तो है, पर इस घर में पैसे क्यों खर्च करना है? हम नया घर लेते ना। वैसे भी यहाँ मम्मी पापा बहुत चिक चिक करते हैं। सुबह ऑफिस निकलने से पहले हमेशा कोई ना कोई डिमांड खड़ी कर देते हैं। मुझे अच्छा नहीं लगता, पूरा दिन डिस्टर्ब रहती हूँ मैं। तुम्हारी बात समझ गया मैं, पर यह भी याद रखो कि ये घर सिर्फ मेरा या मम्मी पापा का नहीं है, ये हमारा घर है, जहाँ मैं तुम्हें ब्याह कर लाया हूँ। जिस दिन तुम यहाँ आई उस दिन से ये घर और इसमें रहने वाले लोग तुम्हारे हो गए। यहाँ से दूर जाने की बात कभी मत करना। मैं अपने मम्मी पापा को अकेला नहीं छोड़ सकता। चाहे नया मकान ले या यहाँ रहे, हमें उनके साथ ही एडजस्ट करना पड़ेगा। आरव, मैं तुम्हारी बात समझ गई, पर मैं चाहती हूँ कि हमारा अपना एक घर हो, जहाँ सब कुछ मेरे हिसाब से हो, मेरी मर्जी का हो। मैं नहीं रहूंगी ससुराल वालों के साथ। नहीं नेहा, मैं अपने मम्मी पापा को कभी अकेला नहीं छोड़ सकता। अगर मैं इस घर से गया तो भी उन्हें साथ लेकर ही जाऊंगा। तुम चाहो तो मुझे छोड़ सकती हो, लेकिन मैं अपने माता पिता को कभी नहीं छोड़ सकता। देखो आरव, मुझे शुरू से ही न्यूक्लियर फैमिली चाहिए थी। मैं ये सास ससुर वाला ड्रामा नहीं झेल सकती। क्या मतलब? तुम इस खूबसूरत रिश्ते को ड्रामा कह रही हो? नेहा, ये मेरे जन्मदाता है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तुम अगर ये रिश्ते नहीं निभा सकती तो तुम मेरी तरफ से स्वतंत्र हो। अरे आरव, सुनो तो, मैं कुछ भी गलत मतलब से नहीं कह रही हूँ। बस ये कि मम्मी जी रोज सुबह सुबह शुरू हो जाती है। और तुम क्या कम हो? तुम इस घर के प्रति अपनी किसी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी को ठीक से निभाती हो? नेहा, मैं कुछ कहता नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं कुछ देखता या समझता नहीं। क्या कहा तुमने? हाँ,
आरव, आज तुम भी मम्मी जी वाले बोल निकाल रहे हो? मैंने उनकी सहूलियत के लिए अलग से काम वाली बाई रख दी, झाड़ू पोछा बर्तन करने वाली अलग, रोटी बनाने वाली अलग। अब इससे ज्यादा मैं और क्या करूं? नेहा, क्या बाई रख देने से घर चल जाता है? घर सिर्फ नौकरों से नहीं चलता, घर में अपनापन चाहिए, ध्यान चाहिए। अपनापन? तो मैं क्या कर रही हूँ यहाँ? मैंने भी तो खुद को एडजस्ट किया ना। लेकिन तुम्हें ये सब नहीं दिखता क्या? कभी मैंने तुमसे शिकायत की है? मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि हम दोनों कहीं शांति से रहें। तुमने शिकायत नहीं की? सुबह शाम यही तो बोलती रहती हो, अलग घर चाहिए, अलग घर चाहिए। हाँ, क्योंकि मुझे शांति चाहिए। ऑफिस का प्रेशर अलग और घर आती मम्मी जी की नसीहतें अलग। मैं इंसान हूँ, कोई रोबोट नहीं हूँ। देखो नेहा, एक बात कान खोलकर सुन लो, मैं अपने मम्मी पापा को कभी नहीं छोड़ूंगा। तो मैंने कब कहा छोड़ दो? मैं बस चाहती हूँ कि हम अलग घर ले लें। अलग घर मतलब? उस घर में सिर्फ हम दोनों, और मेरे मम्मी पापा कहाँ जाएंगे? मेरा वो मतलब नहीं था। मैं चाहती हूँ हम पास में ही रह, लेकिन बिल्कुल अलग। मैं उनका इकलौता बेटा हूँ, उन्हें संभालना मेरी ड्यूटी है। और मेरे लिए तुम्हारी कोई ड्यूटी नहीं। आखिर मैं इस घर में हूँ ही क्यों? नौकरों को काम समझाने और मम्मी जी के ताने सुनने के लिए? नेहा, जीवन साथी का मतलब पता है तुम्हें? इसका मतलब है हर कदम पर अपने साथी का साथ निभाना, ना कि हर चीज से भागना। भाग रही हूँ मैं? तुम्हें लगता है मैं भाग रही हूँ? मैं सुबह से शाम तक काम करती हूँ, फिर घर आकर ताने सुनती हूँ। क्या यही शादी है? मेरी नजर से भी देखो, मैं चाहता हूँ मेरी पत्नी मेरे मम्मी पापा को अपना समझे, उन्हें अपना माने। मैंने कोशिश की थी, पर जब भी कुछ करती हूँ ना, मम्मी जी को लगता है मैं गलत कर रही हूँ। क्योंकि तुम हर बात पर बहस करती हो। कभी साइलेंट होकर उनकी बात सुनने की कोशिश की? मैं चुप रह जाऊं और फिर अंदर ही अंदर घुटती रहूं? शादी एडजस्टमेंट का नाम है नेहा। अगर तुम हर बार मुझे शांति चाहिए, मुझे अलग घर चाहिए बोलती रहोगी तो ये रिश्ता कैसे चलेगा? तो तुम्हारा मतलब है मैं बिल्कुल बोलूं ही नहीं? अरे मतलब यह है कि थोड़ा सहन करना सीखो। और तुमने मेरी किसी बात को माना कभी? मैंने क्या किया? कभी तुम्हारी आजादी के बीच आया? कभी कहा घर बैठो, जॉब मत करो? जॉब करने देना काफी नहीं है आरव, साथ चाहिए, सपोर्ट चाहिए। और तुम्हें लगता है मैं सपोर्ट नहीं करता? सपोर्ट की बात तुम ना ही करो तो बेहतर होगा। जब मैं थक कर आती हूँ तो चाहती हूँ कोई मुझसे प्यार से बात करे, पर तुम तो हमेशा मम्मी पापा के पक्ष में खड़े हो जाते हो। अरे क्योंकि वो सही होते हैं और मैं हमेशा गलत हूँ। मैंने ऐसा नहीं कहा। अरे कहा ना, तुम्हारे हर जवाब में यही तो झलकता है कि तुम्हारी नजर में मैं गलत हूँ। देखो, गुस्से में ऐसी बातें मत करो। मैं गुस्से में नहीं हूँ, मैं परेशान हूँ। सच बताओ आरव, क्या कभी तुम्हें लगता है कि हमारे बीच भी कोई रिलेशनशिप है? मुझे तो ये सब सिर्फ जिम्मेदारियों का ढेर लगता है। रिलेशनशिप तो है नेहा, लेकिन वो जिम्मेदारियों से भी जुड़ा है। मतलब तुम्हारे लिए प्यार और जिम्मेदारी एक ही है? हाँ, क्योंकि बिना जिम्मेदारी का प्यार अधूरा है। आरव, मेरे लिए बिना प्यार की जिम्मेदारी बोझ है। तो फिर क्या चाहिए? मुझे चाहिए कि हम अपना घर ले, छोटा ही सही, पर जहां हम दोनों शांति से रह सके। और मेरे मम्मी पापा? अरे वो घर के पास में रहे ना, उनके सारे खर्चे हम उठाएंगे। ऐसा करने से टकराव भी खत्म हो जाएगा। लेकिन ये मुझे मंजूर नहीं। क्यों नहीं? ये बैलेंस है। बैलेंस? बैलेंस तो तब होगा जब तुम उन्हें अपनाओगी। मैंने कहा ना, मैंने कोशिश की, पर रोज रोज के ताने मुझे अंदर से तोड़ रहे हैं। और तुम्हारी बातें मुझे तोड़ रही है। तो अब क्या करें? या तो तुम इस घर को अपना मान लो, या फिर तुम सोच लो तुम्हें क्या चाहिए। अच्छा, इतना साफ कह रहे हो? हाँ, क्योंकि मैं मम्मी पापा को कभी नहीं छोड़ूंगा। और मैं अपनी शांति को खोकर नहीं जी सकती। तो सोच लो नेहा, हमें बीच का रास्ता ढूंढना ही होगा। बीच का रास्ता तभी मिलेगा जब तुम मेरी तकलीफ समझोगे और तुम मेरी जिम्मेदारी। ठीक है, लेकिन याद रखना, अगर मैं चुप रहती हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि सब ठीक है। और अगर मैं चुप रहता हूं तो इसका मतलब ये नहीं कि मुझे परवाह नहीं। दोनों चुप हो जाते हैं और तभी नेहा के दोस्त का फोन आता है। हेलो नेहा, क्या कर रही है? कुछ नहीं यार, बस थोड़ी परेशान हूँ। बता क्या हुआ? हो सकता है मैं कुछ तेरी मदद कर पाऊं। प्रीति, मैं इस रिश्ते से आजादी चाहती हूँ। मैं रोज रोज के सास बहू वाले पचड़ों से परेशान हो चुकी हूँ। समझ में नहीं आता घर देखूं कि बाहर देखूं। इन सब में हमारे रिश्ते तो बिल्कुल खराब हो चुके हैं। नेहा, तू पढ़ी लिखी समझदार है, तुझसे ऐसी बेवकूफी की बातों की उम्मीद नहीं की थी मैंने। देख, नया घर है, थोड़ा कोशिश कर, प्यार से सब बदल जाता है। रिश्तों से भागना बुद्धिमानी नहीं है, बल्कि रिश्तों को थोड़ा समय और अपनापन दे, फिर देख कैसे जादू होता है। सास बहू कब माँ बेटी में बदल जाएंगी पता भी नहीं चलेगा।
सोचती हूँ। दूसरे दिन ऑफिस में अचानक नेहा के मोबाइल पर फोन बजता है। दीदी जल्दी घर आ जाओ। क्यों भाभी, क्या हुआ? मम्मी बहुत बीमार पड़ गई है, वो बार बार आपका नाम ले रही है, कह रही है नेहा को बुलाओ। क्या मम्मी? ठीक है, मैं आ रही हूँ। नेहा तुरंत आरव को कॉल लगाती है। आरव मुझे घर जाना होगा, मम्मी की तबीयत बहुत खराब है। अरे तो क्या हो गया, उधर भाभी है ना, संभाल लेंगी। भाभी है लेकिन वो मेरी मम्मी है। तुम ये किस तरह की बातें कर रहे हो, जरा सोचो तो सही। नेहा कॉल काट देती है, बाद में मैसेज भेजती है, मैं घर जा रही हूँ। नेहा अपने मायके भेजती है। अंदर से मम्मी और भाभी की आवाजें आती है। मैंने तुझसे सुबह जूस मांगा था, तूने मुझे जूस नहीं दिया, इसी कारण मुझे चक्कर आ गए और मैं गिर गई। मम्मी जी मैं बच्चों के टिफिन में लगी हुई थी, इसलिए टाइम से नहीं दे पाई। पर आप क्यों उठी? मैं थोड़ी देर में दे देती आपको। हर बार कोई ना कोई बहाना बना देती है। बहू का काम है पहले सास को देखना। मम्मी जी मैं माफी चाहती हूँ, आगे से ध्यान रखूंगी। नेहा दरवाजे पर खड़ी सारी बातें सुन रही थी। उसके मन में चलता है, भाभी इतने काम कर रही है फिर भी डांट खा रही है और हंसकर जवाब दे रही है। मैं होती तो शायद इतना सब्र ना कर पाती। कुछ देर बाद भाभी बाहर आती है। भाभी ये सब क्या है? मम्मी कैसे इस तरह से आपसे बात कर रही थी? मैं बाहर खड़ी आप दोनों की बातें सुन रही थी। मम्मी आपको कितना डांट रही थी और आप फिर भी प्यार से जवाब दे रही थी। कैसे कर लेती हो आप ये सब? दीदी क्या करें, मम्मी जी बीमार है इसलिए टेंशन में है। ऐसे समय पर हमें चुप रहना चाहिए। भाभी मैं तो ऐसा नहीं कर पाती। आप भी तो जॉब करती हो, घर भी संभालती हो, फिर भी हमेशा चुप रहती हो। क्या आपके मन में कभी आता है कि मैं नहीं रहूंगी ससुराल वालों के साथ? मुझ में इतना पेशेंस क्यों नहीं है? दीदी शादी की है तो निभाना ही पड़ेगा। घर का मतलब सिर्फ 4 दीवारें नहीं होती, रिश्तों को निभाना भी होता है। लेकिन ये सब कैसे मैनेज करती हो? देखो दीदी, आपकी मम्मी पापा को बहू चाहिए, आपके भैया को पत्नी चाहिए, आपके भतीजा भतीजी को माँ चाहिए। बताओ मैं किस जिम्मेदारी से पीछे हट जाऊं? सारी जिम्मेदारियां मेरी ही तो है। आप सच कह रही हो भाभी, मैंने कभी इस नजर से सोचा ही नहीं। शुरू में मुश्किल थी पर अब समझ में आ गया। जॉब भी मेरी है, परिवार भी मेरा है, दोनों को नहीं छोड़ सकती। थोड़ा त्याग करना पड़ता है, थोड़ा सब्र करना पड़ता है। कभी आपको नहीं लगता कि ये सब बोझ है? बोझ तब लगता है जब हम रिश्तों को दिल से अपना नहीं पाते। जिस दिन इन सारे रिश्तों को दिल से अपना लिया जाए तो बोझ अपने आप हल्का हो जाता है। मेरी मानो आप भी उस परिवार को दिल से अपना कर देखो, सब कुछ आसान हो जाएगा। भाभी मैं मानती हूँ, पर शायद मैं इतना सब्र ना कर पाऊं। सब्र करना ही पड़ेगा दीदी। असली औरत वही है जो नौकरी और घर दोनों को निभा सके। ये आसान नहीं है पर यही शादी और घर का सच है। अनुष्का सुंदर सी ड्रेस पहनकर अपने कमरे से बाहर आती है। अरे अनुष्का, ये तुम इतनी बढ़िया ड्रेस पहनकर कहाँ जा रही हो? और ये तुमने ली कब? अभी कुछ दिन पहले ही ली है जी, पूरे 6,000 की है। अच्छी है ना? क्या 6,000 की ड्रेस, इतनी महंगी? और ये पहनकर तुम कहाँ जा रही हो? एक महंगे कैफे में। बहुत दिन से मैंने अपने सोशल मीडिया पर फोटोज नहीं अपलोड की। मेरे सभी दोस्त पूछने लगे कि अनुष्का तू ठीक है या नहीं, आजकल कहीं घूम नहीं रही। ये सब सुनकर पीछे से अनुष्का की सास अक्षिता वहां आ जाती है। वाह वाह, उन्होंने बोला और तू चल दी। अरे थोड़ा अपने घर के बारे में भी सोच लिया कर अनुष्का। ये 4 फोटो लेने के लिए तू इतनी महंगी जगह खाने जाएगी और फिर हजारों रुपए उड़ा देगी। ओफो माँ जी, सिर्फ फोटो के लिए नहीं, मुझे ऐसी जगह जाना भी पसंद है। मेरे ऑफिस के सभी लोग आते हैं। अरे वो तो खानदानी रईस है और हम लोग गरीब हैं। तुम्हें इतना भी समझ नहीं आता क्या अनुष्का? आप सबको मुझसे दिक्कत क्या है? अरे मैं नौकरी करती हूँ और अपना ही पैसा उड़ाती हूँ। इतना कहकर अनुष्का वहां से गुस्से में चली जाती है। ऑटो लेने के बजाय वो फोन से ही कैब बुक करती है और बड़ी सी गाड़ी में बैठकर जाती है। वाह वाह, अभी इस गाड़ी में भी फोटो ले लेती हूँ और अपलोड कर देती हूँ। सबको लगेगा कि मैं गाड़ियों से ही चलती हूँ, एकदम मैडम की तरह। अनुष्का खूब सारी फोटो लेती है और सबको फोन में अपलोड कर देती है। थोड़ी ही देर में वो एक महंगे से 5 स्टार कैफे में पहुंच जाती है और अंदर जाकर बैठ जाती है। वाह, जगह तो सुंदर है, मगर यहाँ की एक कॉफी 500 रुपए की है।
कोई नहीं, इतना भी क्या सोचना, पी ही लेती हूँ। अनुष्का महंगी कॉफी मंगा लेती है और फिर कॉफी के साथ भी फोटो लेने लगती है। चलो, इस पर कैप्शन डालूंगी, कॉफी ब्रेक। सबको लगेगा मैं तो कॉफी पीने यहीं आती हूँ। भले थोड़ा महंगा पड़ गया, पर कोई नहीं। लेकिन जैसे ही अनुष्का कॉफी पीती है, छी 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 छी, यक, ये कितनी कड़वी है। इससे अच्छी कॉफी तो मैं घर पर बना लूं, वो भी 5 रुपए वाले पैकेट से। उफ, अब महंगाई है तो पीना तो पड़ेगा। आहा, 500 रुपए की कड़वी कॉफी पीकर और फोटो खींचकर अनुष्का घर आ जाती है। वहां घर पर अमन आराम से अपने कमरे में लेटा था। अरे, आप सबने खाना खा लिया क्या? हाँ तो और क्या अनुष्का, तुम इतने महंगे होटल गई थी, हमें लगा तुम खा कर आओगी, तो हमने पहले ही दाल रोटी खा ली। क्या? अरे, मैं होटल नहीं कैफे गई थी और वहां मैंने सिर्फ कॉफी पी। तो इससे हम क्या करें अनुष्का, हमें लगा तुम खा कर आओगी। वैसे भी तुम हमें कभी कुछ कहाँ बताती हो, जब मर्जी हो जहां जाना हो बिना बताए ही चली जाती हो। अच्छा, एक तो मैं भूखी हूँ और आप मुझे फिर से सुनाने लगे। जब देखो तब मेरा मूड खराब कर देते हो। जा रही हूँ, मैं खुद ही खाना लेकर अकेले खा लूंगी। हाँ हाँ, जाओ जाओ, जो करना है करो। अनुष्का गुस्से में जाती है और रसोई में उसे सिर्फ एक सूखी रोटी ही मिलती है। वाह, इतने महंगे कैफे से घूमकर आई, महंगी ड्रेस पहनी, लेकिन देखो आखिर में मुझे ये सूखी रोटी नमक के साथ खानी पड़ रही है। वो तो अच्छा है कि जो लोग मुझे सोशल मीडिया पर देखते हैं वो मुझे असल में नहीं देख सकते, ये फटी पुरानी मैक्सी और ये सूखी रोटी खाते हुए। अनुष्का रोटी खाकर सो जाती है। अगले दिन सुबह सुबह वह अपने ऑफिस के लिए बन ठन कर तैयार हो जाती है। लो, तैयार हो गई महारानी। 15,000 की नौकरी के लिए कितना तैयार होकर जाती है मैडम। क्या माँ जी, आप भी फिर से सुबह सुबह आपने अपना रेडियो शुरू कर दिया ना? अरे बहू, चलो आज मैं तुम्हें अपनी बाइक से छोड़ दूं, मैं भी उधर ही जा रहा हूँ। अरे नहीं 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 पापा, मैं तो कैब बुक कर लूंगी, मैं हमेशा उसी से जाती हूँ, इसीलिए सबको लगता है कि मेरे पास अपनी खुद की बड़ी गाड़ी है। अगर मैं बाइक से जाऊंगी तो सब जान जाएंगे। अरे तो उसमें क्या है बेटा, बाइक होना भी तो अच्छा ही है ना। नहीं 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 पापा, आप नहीं समझेंगे, मैं जा रही हूँ, बाय बाय। अनुष्का फिर से कैब बुक करती है और ऑफिस चली जाती है। वहां उसके ऑफिस की सभी सहेलियां आपस में बातें कर रही थी। हाय अनुष्का, आ गई, आज फिर से लेट हो गई। अब क्या बताऊं दोस्तों, ट्रैफिक था और मेरी गाड़ी उसमें ही फंस गई। ओह अच्छा अच्छा, वैसे अनुष्का, कल शाम तो जिस कैफे में गई थी ना, मैंने वो वाली फोटो देखी। बड़ी सुंदर फोटो आई थी। हाँ। शुक्रिया रुचि, मैं तो उस कैफे में अक्सर कॉफी पीने चली जाती हूँ, बड़ी अच्छी लगती है यार। अच्छा, ऐसा है क्या अनुष्का? हाँ और क्या। वैसे दोस्तों देखो, मैंने आईफोन का नया मॉडल लिया है, एकदम लेटेस्ट, कैसा है? ओह वाओ रुचि, मेरा वाला आईफोन का मॉडल तो पुराना हो गया है, अब तो मुझे भी नया लेना चाहिए। हाँ सच कहा, मेरा भी। वैसे अनुष्का, तुम्हारे पास आईफोन का कौन सा मॉडल है? वो अब दरअसल मैंने भी आईफोन का यही नया मॉडल मंगा लिया है, बस कुछ दिन में आ जाएगा। क्या? अरे वाह! ये तो बड़ी मज़ेदार बात है अनुष्का। हम दोनों ने साथ में ही मँगाया। जल्दी से तू अपना वो आईफ़ोन लेकर आना और हमें दिखाना, ठीक है ना? हाँ, हाँ, ज़रूर, क्यों नहीं? बात करके सभी लोग ऑफ़िस का काम करने लगती हैं और अनुष्का अपने फ़ोन में आईफ़ोन के प्राइसेज़ देखने लगती है। आखिर कितना ही महँगा होगा, अभी देखती हूँ। क्या? 1,50,000? इतना महँगा मैं कैसे ले सकती हूँ? मैं अपनी सैलरी 1 साल तक पूरी जमा करूं, शायद तब भी इतना ना हो पाए। अपनी सहेलियों के सामने झूठ बोलने की वजह से अनुष्का बुरी तरह फंस गई थी, मगर तभी उसे फोन में एक चीज दिखती है जिसे देखकर वो एकदम चहक उठती है। अरे वाह, दिखा दिया ना भगवान ने रास्ता। कुछ दिन बाद अनुष्का अपने घर के दरवाजे पर बैठी हुई थी और अपने फोन में कुछ कर रही थी।
वाह वाह वाह, आखिरकार आज मेरा ऑर्डर आ ही जाएगा। मन तो कर रहा है खुशी से झूमूं और जब वो डिलीवरी वाला मेरा ऑर्डर लाए तो उसकी आरती उतार लूं। अरे अनुष्का, तू वहां दरवाजे पर क्या कर रही है? किसके इंतजार में है? हाँ हाँ, मैं तो पहले से ही घर पर हूँ अनुष्का। फिर आखिर तुम बाहर देख कर किसका इंतजार कर रही हो? अरे आज आपसे कीमती कोई आने वाला है। हैं? भला ऐसा कौन है जो तुम्हारे लिए मुझसे भी कीमती है? कोई नहीं, पूछिए क्या। हैं? क्या? यानी कोई चीज आने वाली है क्या? हे भगवान अनुष्का, तूने फिर से कुछ महंगा सा मंगवा लिया क्या? मैंने तुझे कितनी बार मना किया है बहू के फालतू के खर्चे मत किया कर। उफ माँ जी, आज तो आप मेरा मूड बिल्कुल खराब मत करिएगा। हाँ, मैं बहुत खुश हूँ और प्लीज मुझे खुश ही रहने दीजिए। वैसे भी जो मंगाया है मैंने अपने पैसे से मंगाया है। ये अच्छी मुसीबत है। मेरा पैसा, मेरा पैसा। अरे पैसा तो पैसा होता है ना, और तू उसे बर्बाद करने में तुली रहती है। तभी अचानक से दरवाजे पर एक ऑर्डर देने वाला आदमी आ जाता है। अरे, ये अनुष्का मैडम यहीं रहती है क्या? वो आदमी घर की पुरानी सी हालत देखकर बोलता है। मुझे तो लगता है ये पार्सल किसी और घर का होगा। भला इतना महंगा पार्सल इस घर में रहने वालों का कैसे हो सकता है? अरे 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 अरे, ये हमारा ही है। मैं हूँ अनुष्का मैडम। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें ये सब कहने की? वो माफ कर दीजिए मैडम, गलती हो गई। हम्म, चलो ऑर्डर दो और जल्दी से भागो यहाँ से। मुझे तुम्हारी गरीब शक्ल देखकर चीड़ हो रही है। हाँ। जी 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 मैडम, यहाँ साइन कर दीजिए और 20,000 रुपए पे कर दीजिए। जी, ये लीजिए। लेकिन पीछे खड़े अनुष्का के ससुराल वाले ये सुनकर चौंक ही जाते हैं। हैं? 20,000? कहीं मैंने कुछ गलत तो नहीं सुना ना अमन? नहीं माँ। अरे अनुष्का, ये 20,000 का तुमने क्या मंगा दिया? 20,000 नहीं, 1,50,000 का। मैंने 1,50,000 का आईफोन मंगाया है किश्तों पर। क्या? इतना महंगा फोन, और वो भी किश्तों पर? मगर क्यों? अरे इसकी जरूरत ही क्या थी? तेरे पास तो पहले से फोन है ना? हाँ, जब पुराना फोन था तो फिर नया लेने की क्या जरूरत पड़ गई? अरे अरे, एक सेकंड एक सेकंड, जरा मुझे मेरे नए आईफोन के साथ चैन की सांस तो लेने दीजिए। और हाँ, मेरे पास फोन था मगर आईफोन नहीं था। मेरे सभी ऑफिस के दोस्तों के पास नए नए आईफोन के मॉडल थे और मुझे उनके बीच अपना वो पुराना फोन इस्तेमाल करने में बड़ी शर्म आती थी। इसीलिए मैंने तो पहले ही उनसे बोल दिया था कि मैं जल्द ही नया आईफोन मंगाने वाली हूँ, तो मंगा दिया। इसमें इतना भी क्या हो गया? अनुष्का, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। तुमने 1.5 लाख का फोन मंगाया है। 1.5 लाख का। तुम होश में तो हो? और बातें तो ऐसी करती हो जैसे बाजार से 20 रुपए की सब्जी खरीद कर लाई हो। अरे पिछली बार इसने अपनी ऑफिस की सहेलियों को दिखाने के चक्कर में 11,000 का वो कलूटा सा बैग लिया था, और फिर घर में 2 महीनों तक सिर्फ खिचड़ी बनाई थी। अब देखो ये क्या करती है। अब तो इसने 1.5 लाख का फोन मंगा लिया है। ओफो माँ जी, 1.5 लाख का है मगर अभी 1 लाख दिए नहीं है। धीरे धीरे करके दे दूंगी। और मुझे तो ऐसे ही रहना पसंद है, बड़े शौक है मेरे। हाँ, मैं आप लोगों की तरह गरीबी में नहीं रह सकती। और मैं ऐसे ही ऑफिस जाऊंगी तो मेरे दोस्त क्या बोलेंगे? अब आप मुझे सुनाना बंद करिए। मुझे फोन में स्टेटस भी डालना है और लोगों को दिखाना भी है कि मैंने नया आईफोन लिया है। जा जा, जो करना है कर बहू। मगर मेरी एक बात अच्छे से याद रखना, ये जो तू दूसरों को दिखाने के लिए अपने इस फोन में कांच की झोपड़ी बना रही है ना, जब इस पर पठार पड़ेंगे तो बुरी तरह चूर चूर हो जाएगी। फिर तुझे एहसास होगा कि तूने कितनी बड़ी गलती कर दी है। क्या? पत्थर, कांच, झोपड़ी? माँ जी, लगता है बुढ़ापे की वजह से अब आपका दिमाग खराब होने लगा है। मैं जा रही हूँ। अनुष्का मजे से चली जाती है
लेकिन उसकी कही बातें अक्षिता को बहुत बुरी लगती है। माँ, तुम अनुष्का की बातों पर ध्यान मत दो। उसका सचमुच में दिमाग खराब हो गया है। बस अमन, मुझे कुछ नहीं सुनना। अक्षिता भी गुस्सा कर अपने कमरे में चली जाती है। लेकिन कुछ दिन बाद अनुष्का के ऑफिस में तूफान बच जाता है जब ओह नो, कंपनी को बहुत बड़ा नुकसान हो गया है, इसलिए हम सबको निकालने वाले हैं और आपको 1 महीने की नोटिस दे रहे हैं। क्या? नौकरी से निकाल देंगे? भला ऐसे कैसे हो सकता है? फिर मुझे जो आईफोन की किस्त जमा करनी है उसका क्या होगा? और जो बाकी सामान किश्तों पर मंगा रखा है उसका क्या? दरअसल आईफोन के बाद अनुष्का को ये किश्तों पर सामान मंगाने वाला ऑफर इतना अच्छा लगा कि उसने कई और महंगी चीजें किश्तों पर मंगा ली थी। इसलिए अब नौकरी जाने की बात सुनकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई थी। लेकिन तभी उसकी ऑफिस की सहेलियां हंसते हुए कहती है, ये तो अच्छा ही हुआ, मैं तो थक गई थी ये नौकरी करके, अब नहीं करूंगी। मैंने तो वैसे भी टाइम पास के लिए ज्वाइन की थी, अब बढ़िया से घर में बैठूंगी और अपने पति के पैसे उड़ाऊंगी। बिल्कुल सच कहा रुचि। मेरे ससुराल वाले तो बड़े खुश होंगे कि नौकरी गई। वो तो वैसे भी कहते थे कि नौकरी की क्या जरूरत है जब घर में वो मुझे लाखों रुपए यूं ही मांगने पर दे देते हैं। अरे अरे, सुनो सुनो, मेरे घर का भी सेम है। यानी एक बात तो है, ये नौकरी जाने से हम सबकी लाइफ आसान ही हो गई। क्यों? है ना अनुष्का? हाँ 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 हाँ, और क्या, सच है। लेकिन बेचारी अनुष्का तो अपने ही ख्यालों में खोई थी। सबके घर चले जाने के बाद वो चुपके से बॉस के ऑफिस में आती है और उससे कहती है, बॉस, बॉस सुनिए ना। क्या हुआ? जल्दी बोलो, मुझे बहुत काम है। अब बॉस, आप भले मुझे आधी सैलरी पर रख लीजिए, लेकिन काम से मत निकालिए। अगर नौकरी गई तो बड़ी समस्या हो जाएगी। क्या? आधी सैलरी पर रख लूं? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। अरे मैं कंपनी ही बंद कर रहा हूँ, तो मैं क्यों तुम्हें मुफ्त में आधी सैलरी दूंगा? चलो जाओ यहाँ से, मेरा दिमाग मत खराब करो। बॉस की डांट सुनकर बेचारी अनुष्का घर आ जाती है, मगर रह रह कर उसे ये चिंता सता रही थी। इतना सारा कर्ज चुकाना है, पैसे नहीं आएंगे तो ईएमआई कैसे भरूंगी? आईफोन की और अपने कान के ब्लूटूथ की और ये महंगे पर्स और कपड़ों की। मैं तो बुरा फंसी। घर वालों से भी नहीं बोल सकती क्योंकि इस सब में फंसी भी तो मैं अपनी खुद की वजह से हूँ। हे भगवान! किसी तरह खुद को समझाते बुझाते अनुष्का घर पहुंचती है और दूसरी कई कंपनियों में नौकरी के लिए अप्लाई कर देती है। मगर 1 महीना बीत जाता है और उसे कहीं और नौकरी नहीं मिलती। हे भगवान! 4 दिन में आईफोन की 10,000 की ईएमआई भरनी है, साथ साथ पर्स के बाकी 5,000 जमा करने हैं। अब क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। पिछले 2 दिन से अनुष्का अपने कमरे में ही घुसी थी और बहुत ही परेशान थी। उसे इस तरह देखकर अमन समझ जाता है कि कोई बात जरूर है। वो अनुष्का के पास जाकर पूछता है, अनुष्का, क्या बात है? तुम पिछले कुछ दिनों से इतना परेशान क्यों नजर आ रही हो? अमन जी, जिस नौकरी के दम पर मैंने इतने ईएमआई पर सामान मंगाए थे, वो नौकरी चली गई। और और वो सहेलियां, उन्हें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि उनके घर वाले अमीर हैं। मगर अब मैं क्या करूं? इतने पैसे कहाँ से लाऊंगी? ईएमआई नहीं दिया तो मुसीबत हो जाएगी। हाँ, और वो महंगी पर्स लेने के लिए मैंने एक सेठ से पैसे उधार लिए थे। उसे 4 दिन में नहीं लौटाए तो कहीं कहीं वो पुलिस को ना भेज दे। क्या? इतनी बड़ी मुसीबत हो गई और तुम मुझे अब बता रही हो अनुष्का? तुम्हारे चक्कर में मैं जेल चला गया तो? अरे तुम आखिर किस बात का इंतजार कर रही थी? अभी तक बताया क्यों नहीं था यार? पीछे से अक्षिता आ जाती है, जो अमन अनुष्का की सारी बातें सुन रही थी। वाह, ये तो होना ही था। मुझे पता था ये लड़की एक दिन मेरे बेटे को बुरा फंसाएगी। मैं कहती थी ना कि कांच की झोपड़ी बनाएगी तो पत्थर जरूर पड़ेंगे और झोपड़ी चूर चूर होगी। मगर मेरी सुन्नी कहाँ है? अब भुगतो। अक्षिता की बात सुनकर अनुष्का की आंखों में आंसू आ जाते हैं। बस करिए माँ जी, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है और मैं सच में बहुत शर्मिंदा हूँ।
मैंने एक कांच की झोपड़ी बना रखी थी और उसमें पत्थर भी पड़ गए। मैं समझ चुकी हूँ और अपनी गलती का एहसास भी है मुझे। अब आप मुझे और ताने मत मारिए। अरे एहसास से कुछ नहीं होने वाला। अब एहसास एहसास करके भी इस समस्या का हल नहीं निकलेगा। कुछ सोचो, वरना हमारी सारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। हम कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं बचेंगे। एक ही रास्ता है। अनुष्का, अगर तुम चाहती हो मैं गुंडों से ना पीटूं और जेल ना जाऊं, तो अपना ये आईफोन वापस कर दो और वो महंगी पर्स और अपना ये महंगा सामान बेच दो। अरे, चाहे ये घर कम पैसों में बिकेगा, मगर कुछ तो पैसा आएगा ना। बाकी मैं किसी तरह अपनी तरफ से ले लूंगा, लेकिन फिर कम से कम ये सब कर्जा तो निपट जाएगा और हम आजादी से जी पाएंगे। दिल पर पत्थर रखकर अनुष्का को फैसला लेना ही पड़ता है। ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगी। अब और कर भी क्या सकती हूँ। अगले दिन अनुष्का आईफोन वापस कर देती है और बाकी सब सामान भी बेच देती है। थोड़ा पैसा अपनी तरफ से मिलाकर अमन सारा कर्जा माफ करवा देता है और अनुष्का चैन की सांस लेते हुए कहती है, माँ जी, सच है, कांच की झोपड़ी से बेहतर है अपना ये छोटा सा मकान। कोई कितने भी पत्थर मारे, कम से कम चूर चूर तो नहीं होने वाला। अब मैं नई नौकरी ढूंढूंगी और मैं ध्यान रखूंगी कि मुझे कोई कांच की झोपड़ी बनाकर नहीं जीना है। चलो, देर आए दुरुस्त आए। कम से कम तुझे अकल तो आई। अब बस तू समझ गई है, तो अब सब अच्छा ही होगा। आगे से दिखावे के बजाय जो असलियत में अपने पास हो ना, उसी में खुश रहना।